हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं अपने एजुकेशनल चैनल एंकर क्लासेस के चैनल पर। और आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से अभी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं। अभी तक ने हम लोगों ने फिजिक्स से रिलेटेड 5 चैप्टर थे, उनसे रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव करके हम लोगों ने 150 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर लिया है। और उनका प्रैक्टिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज से हम स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण को खत्म कर लिया है और अम्ल क्षार लवण को फर्स्ट को। आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार लवण सेकेंड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। और क्वेश्चन इस साल जो भी होने वाला है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके नज़रिए से। तो चलिए बिना देर गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 14, डी है 0। तो आपको मालूम होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में 7 है, तो आपका बी सही हो जाएगा। और एक और प्लस पॉइंट जान जाइए कि जिस भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम रहे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रहे या 6 पॉइंट कुछ भी रहे, तो वो अम्लीय पदार्थ होता है। उसका पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और यदि 7 से अधिक होता है जिस भी पदार्थ का पीएच मान या विलयन का, तो वो क्षारीय होता है। वो उसका नेचर में कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब उसका स्वाद खट्टा होता है, अम्लीय का मतलब तीखा होता है, खरा होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन लवण है। निम्नांकित में से कौन लवण है, लवण के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और डी है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सभी का हम लोगों ने अभी केमिकल नेम जाना कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और K2SO4 सोडियम सल्फेट, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें लवण पूछा जा रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है कि सेकेंड में आपका सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि K2SO4 एक लवण है। ये प्राकृतिक में कैसा होता है? ये लवण होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा जा रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी यदि लाल लोहा है और ये पूरा लाल है, एकदम गर्म है, हीट है पूरी तरह से, और जब इस पर जल वाष्प किया जाता है, जल दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है या डाला जाता है, तो ये कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है FeO, बी है Fe2O3, सी है Fe3O4, और डी है FeS। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। ये सभी आयरन के अलग अलग रूप हैं, तो आपको याद रखना हो कि जब भी किसी आयरन पर, लोहा पर यदि यह पूरी तरह से लाल है, हीट है, और इस पर पानी का प्रवाहित किया जाता है, इस पर पानी डाला जाता है, तो हमें Fe3O4 यौगिक का प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में जो भी पीएच मान होता है कितने के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6.0 से 6.8, बी है 7.0 से 7.8, सिक्स है 2.1 से 3.8, और डी है 5.1 से 5.8। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8। यानी कि हमेशा हमारे शरीर में जो भी पीएच मान का परास कार्य करता है वो 7 से अधिक होता है और 8 से कम होता है, यानी 7.0 से 7.8 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? देखिए, बेकिंग पाउडर कहा जा रहा है जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केमिकल नेम भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि Na2CO3, बी है CaCO3, सी है NaHCO3, डी है NaNO3। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। ठीक है, ये क्या है, किसका फार्मूला है? बेकिंग सोडा का। क्या है? NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब एक जाति को छोड़ करके विजातीय, चारों ऑप्शन में कौन हट करके यौगिक है। तो चूना पत्थर है, बी है खड़िया, सी है संगमरमर, डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा।
क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक विजातीय यौगिक है इन तीनों से हट करके। क्वेश्चन नंबर 7 है, और जहाँ भी यदि आपको डाउट लगे, किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें सर यहाँ भैया यहाँ मुझे दिक्कत है, मैं उसका सॉल्यूशन पक्का आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो आपको मालूम है कि क्षारीय होने के लिए जिसका भी pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। इन बातों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 7, सी है 6, डी है 13। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13, क्योंकि 13 क्या है, 7 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखते हैं कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है फॉर्मिक अम्ल। ये सभी अम्लों के प्रकार हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एसिड हैं जो कि अलग अलग पदार्थ में पाए जाते हैं। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों में कुछ अलग अलग यौगिक पाए जाते हैं, तो उसे आप भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लैक्टिक अम्ल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है फॉर्मिक अम्ल। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल है इन तीनों के अपेक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखिए कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। क्षारक नहीं है, बाकी सब हैं और एक कोई क्षारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AlOH का होल थ्राइस अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और डी है ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl, क्योंकि ये क्षारक नहीं है, एक ये लवण है NaCl, जिसको साधारण नमक का भी सूत्र भी कहा जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखिए। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि एसिड मतलब अम्ल होता है, बेस मतलब क्षार होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है कौन है। तो ए है NH4OH, बी है NaOH, सी है MgOH का होल ट्वाइस, और डी है CuOH का होल ट्वाइस। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग क्षार है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है इनकी गंध, यानी खट्टा या क्षारीय टाइप के, तो वो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रंगीय सूचक, बी है गंधीय सूचक, सी है उदासीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक इसका आंसर हो जाएगा कि वैसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं जिसकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय में बदल जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं क्वेश्चन नंबर 12 है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं, किसके किसके साथ। तो सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का कहने का मतलब कि CO3। यदि हम यहाँ कोई भी मेटल लेते हैं, कोई भी धातु लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, तो NaCO3 Au क्या है, एक सोना है, तो सोने का ये संकेत है, तो AuCO3। ठीक है, कोई भी हम लेते हैं और इसके साथ जब हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 को जोड़ दिया जाता है, तो ये कौन से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाते हैं। तो ये हमेशा क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है संगत लवण, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी है जल, और डी भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संगत लवण भी बना लेते हैं, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कभी जल भी बनाते हैं, कभी तीनों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि जो भी पदार्थ अम्लीय विलयन होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा
हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो वही कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है कि बना लेता है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए समझ जाइए कोई ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है कैल्शियम, डी है नाइट्रोजन। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। यानी कि अम्ल की जब भी बात कहा जाए तो आपको याद रखना होगा कि H धनायन H+। जब भी क्षार की बात किया जाए तो OH- यानी कि OH- ये जलीय विलयन के साथ घुल करके ये रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ये हाइड्रोजन जिसमें होता है वो यौगिक क्या होते हैं। तो आपको मालूम चला था अभी पहले कि हाइड्रोजन रहता है तो वो अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका आंसर साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए अम्लीय आंसर सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को हम 2-3 तरीकों से प्रश्न करके आपका प्रैक्टिस करा देंगे। 15 क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। यानी जो भी क्षारक होता है वो जल में घुल करके क्या देता है, उसके बारे में क्या बात सत्य है। तो ए कि इन्हें क्षार कहते हैं, बी है कि स्वाद कड़वा होता है, सी है कि प्राकृतिक संक्षारण होती है, और डी है इनमें से सभी। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी कोई भी क्षारक होता है तो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक, अप्राकृतिक में संक्षारण होती है, और इन्हें क्षार भी कहते हैं। तो क्षारक को क्षार कहेंगे ही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखते हैं। कहा जा रहा है कि पीएच में पी सूचक है, यानी कि पी का मतलब क्या होता है, पी क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पुषांश, बी है पावर, सी है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर है पोटेंज, यानी कि पुषांश। इंग्लिश में पोटेंज आप बोलिएगा और हिंदी में पुषांश बोलिएगा। पी का सूचक क्या है, पुषांश या पोटेंज, पोटेंस, ठीक है। 16 के बाद हम 17 क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि किस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल तो ए है संतरा, बी है सिरका, सी है इमली, डी है टमाटर। तो आपका 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिरका। सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि कौन से पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इमली, बी है टमाटर, सी है संतरा नींबू, और डी है दही। 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संतरा नींबू। संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस कराते कराते मैं आपको याद करा दूंगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके जुबान पर याद हो जाएंगे। 19 क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल हम लोगों ने अभी सिट्रिक अम्ल देखा था और एक अम्ल थे। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टमाटर, बी है इमली, सी है दही, और डी है सिरका। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इमली, ठीक। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक। ऐसे ही याद कर सकते हैं, एक लॉजिक है कि इमली खाट स्वाद में खट्टा होता है और दांत टटराने लगता है। तो इमली में कौन सा पाया जाएगा अम्ल, ट से टटराने लगता है दांत, और ट से टार्टरिक अम्ल। 19 के बाद बी क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत कहने का मतलब किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दही, बी है इमली, सी है सिरका, डी है टमाटर। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दही। यानी कि दही में क्या पाया जाता है, कौन से अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल। आप अपने लॉजिक लगा करके याद करते रहिएगा। 21 क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो भी अम्ल पाया जाता होगा सेम पाया जाता होगा, किस में, तो चींटी के डंक में और नेटल के डंक में। तो ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है एसेटिक अम्ल, डी है मेथनोइक अम्ल। तो आप बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेथनोइक अम्ल।
देखिए मेरे आंसर कराने से पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इसके बाद मिलाइए हमसे कि ये सही हो रहा है मुझसे कि गलत हो रहा है। और यदि जितना भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने आपने क्वेश्चन को सही किया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों में रोग कब प्रारंभ होता है? तो जब ए मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, बी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है कि मुंह का पीएच 7 होने पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह का पीएच 5 से 5 कम होने पर। यानी कि पीएच मान यदि किसी भी मनुष्य का मुंह का यदि 5.5 से कम हो जाता है तो उसके मुंह में कोई भी पैरिया या कोई भी बीमारी हो सकता है, दांत में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भैया आप अपने पीएच मान मुंह का जो है 5.5 से अधिक रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में यानी कि साफ तौर पर कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सैलिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो HCl से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये सब प्लस पॉइंट है, आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, इसके बाद प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन से अभिक्रिया कर, ये दोनों विलयन है और इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इनसे उत्पन्न होने वाले लवण के बारे में पूछा जा रहा है कि लवण को क्या कहते हैं। किसको किसको फिर से एक बार देख लीजिए, HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे रासायनिक सभी समीकरणों को समझने के लिए, जानने के लिए, बनाने के लिए कमेंट करके बताइएगा। उन सभी चीज़ों को भी मैं बेसिक तरीक़ों से स्टार्टिंग से पॉइंट से बताऊंगा। ए है हाइड्रोजन क्लोराइड, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है हाइड्रोक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। कैसे सोडियम क्लोराइड बना, आइए देखते हैं कि जब भी HCl है और NaOH है तो ये क्या करेगा, सोडियम प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा और Na के साथ Cl आ जाएगा, NaCl। और जहाँ आपको ये दिख रहा है OH और H, यानी OH माइनस होता है और H प्लस होता है, ये प्लस माइनस एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और OH और H मिल करके ये क्या बनाएगा, डबल H हो गया तो ये H2O बना लेगा, यानी जल बना लेगा, और जल बना करके ये रिलीज हो जाएगा और आपका NaCl रह जाएगा। तो NaCl क्या है, एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखा आपने किस तरह से आपने आसानी से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा जो होता है यानी कि वाशिंग सोडा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वाशिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 10H2O, बी है Na2CO × H2O, सी है NaCO3 × 10H2O और आपका डी है NaCO4 × 10H2O। तो आप बताइए, आपको ये शायद याद होगा धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2O। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, वाशिंग सोडा या धोने का सोडे को क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 × 10H2O। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बनाने वाले, खाना बनाने वाले जो वाइट कलर का सोडा इस्तेमाल किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको यदि आप लिखना चाहते हैं संकेत के रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं कि NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। आपसे उसे रासायनिक फॉर्मूला के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। शायद ऐसे क्वेश्चन को मैंने ऊपर अटेम्प्ट करवाया था आपसे, देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर किया था और फिर से आ गया। तो हम लोगों ने किसको लिखा था कि NaHCO3 को, तो यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। इसको टिक कर लीजिएगा। 27 के बाद 28 देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, बी है धोने का सोडे, सी है विरंजक चूर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इन तीनों में से कोई आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो कट जाएगा पहले ही, और आप तीनों में से चूज कीजिए। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा। जो भी धोने का सोडा होता है ये जल के कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखते होंगे आप कपड़े ज़्यादा गंदा होता है तो हम धोने के सोडे का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस अम्ल का उपयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सभी का यदि आप फार्मूला चाहते हैं तो देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3। कार्बोनेट की बात की जाए तो आप CO3 को ऐड कर दीजिएगा जिस भी एलिमेंट को कहा जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, सोडियम कार्बोनेट तो NaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो MgCO3, नियोन कार्बोनेट तो NaCO3। इस तरह से आप कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो NaHCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है दो और ट्राई का मतलब तीन, तो बाई का मतलब दो कहा जा रहा है तो किसको? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो CaCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये यहाँ दो नहीं होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर तो मैंने बताना ही भूल गया। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद अर्धहाइड्रेट को क्या कहेंगे? हेमीटाइट्रेट, या दोनों में से किसी एक को कहिए, का अन्य नाम है, यानी इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जिप्सम, बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी है विरंजक चूर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। या इस तरह से भी पलट करके क्वेश्चन कहा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई अन्य नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा ये सफ़ेद अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट। तो इन दोनों में से किसी एक को दिया रहेगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 तरीक़ों से भी पलट करके किया जा सकता है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं तक समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन का नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपके भाई बंधु के लिए या आपके लिए हेल्पफुल होता रहे। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।